गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषा के महत्वपूर्ण रूप इसके बारे में समझा। यानी भाषा के दो रूप हैं, श्रवण माध्यम और वाचन माध्यम। यानी एक बोलना और दूसरा सुन करके समझना। वाचन कौशल यानी बोलना और श्रवण में सुनना, कानों से हम सुनते हैं। तो वाचन कौशल के आगे जो टॉपिक दिए गए हैं, भाषण, आशुभाषण, भाषण जिसकी हम पहले से तैयारी करके आते हैं, हमें विषय का पता होता है, पूरी तैयारी के साथ हम मंच पर अपने विचार प्रकट करते हैं, उसे भाषण कहते हैं। लेकिन आशुभाषण में पहले से नहीं बताया जाता कि आपको किस विषय पर बोलना है। उसी टाइम पे आपको एक विषय दे दिया जाता है, आपको एकदम से बोलना होता है, उसे कहते हैं आशुभाषण। तीसरा इसका भाग है परिचर्चा। तो परिचर्चा का किसे कहते हैं, मतलब किसी भी विषय को लेकर के जब कुछ विशिष्ट लोग बैठ कर के उस विषय पर चर्चा करते हैं, उसे हम परिचर्चा कहते हैं। तो बच्चों, अब इसका चौथा जो टॉपिक है वो है वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करना, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना। इसमें कहते हैं कि जो वाद विवाद है वो कोई वैचारिक झगड़ा नहीं है, यह भी मौखिक कौशल में कुशलता प्राप्त करने का एक माध्यम है। यदि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक तो होता है बातें ऐसे ऊटपटांग से बातें करना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उसमें, तो बहस करने लगते हैं, बहस में फिर लड़ पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वाद विवाद में यानी एक से मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो, यानी मौखिक भाषा है, उसमें हमें कुशलता प्राप्त होती है। इसका अभिप्राय ये है कि दिए गए विषय के पक्ष और विपक्ष में विचार प्रस्तुत करना। आपको एक विषय दे दिया जाता है, अब मान लो ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, ये अच्छी है या बुरी है, मतलब सही है या गलत है, इसको हम कहेंगे सही या गलत। तो कुछ लोग जो है वो सही बताएंगे, इसके पक्ष में बोलेंगे, और कुछ जो लोग हैं जिन्हें सही नहीं लगता वो विपक्ष में बोलते हैं। तो वाद विवाद जो प्रतियोगिता भी करवाई जाती है, तो इसलिए इसमें क्या है कि पक्ष और विपक्ष में विचार प्रस्तुत करना। और विद्यालयों में तो ज़्यादातर ऐसी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। इस प्रतियोगिता में छात्रों के दो दल होते हैं और दोनों दलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक साइड हो गया, बी साइड हो गया, उसमें बच्चे बैठे हैं 4-4 या 5-5 जितने। पहले उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, यदि उन्होंने सही नहीं बताया तो वही प्रश्न दूसरे के पास आ जाएगा। तो उन प्रश्नों के नंबर लगते हैं कि इतने नंबर आपके हो गए, इतने हो गए, और वो जीत हार होती है। तो इस तरह से प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। तो श्रेष्ठ वाद विवाद के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अच्छा जो वाद विवाद है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो छात्र हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ये कई बार अपने स्कूल में हो जाती है, कई बार किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। तो ऐसे करके जो आपको उसमें यदि भाग लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है कि वाद विवाद में शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि गलत सलत कोई भी शब्द बोल देते हैं जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णायक मंडल को भी संबोधित करें। सबसे पहले हम जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जैसे भाषण देते हैं तो आदरणीय प्रिंसिपल सर और फलाना जो लोग बैठे हैं उनको बोल देते हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका नाम लेते हैं। तो इसमें जो निर्णायक मंडल होता है उन्हें संबोधित करना चाहिए। उचित उदाहरणों को जोड़ करके अपने पक्ष को मजबूत बनाना चाहिए। यानी जो दो लोग बैठे हैं आपस में विचार विमर्श करके बोलना चाहिए। कथनों के माध्यम से विपक्षी वक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क को काटना तथा अपने विचारों को उचित साबित करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे विपक्ष में बोल रहे हैं ना, मान लो, तो हमें क्या करना है, विपक्ष वाले पक्ष की बातों को जो करेंगे बीच में काट के कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पक्ष में बोल रहे हैं वो विपक्ष वाली बातों को, विपक्ष वाले पक्ष वाली बातों, तो ऐसे एक दूसरे की बातों को काट करके अपने विचारों को सही करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात कहनी चाहिए। आरोह यानी उतार चढ़ाव जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से अपनी बातें रखनी चाहिए। वाद विवाद को भाषण का रूप नहीं देना चाहिए कि हम बहुत दूर तक बहुत लंबा एक ही व्यक्ति बोलना शुरू कर दे और कई बातें बता दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में कविता और दोहों का भी प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम उदाहरण दे देते हैं, साथ में दोहा बोल देते हैं, अभी ऐसा होना चाहिए, और उसका वो दोहा भी बोल देते हैं। अब मान लो वाद विवाद प्रतियोगिता में आपको टॉपिक दिया जा रहा है वाद
शराबा नहीं होता, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो अकेले रह करके वैसे भी खुश होते हैं, संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते। कुछ तो कहते हैं कि छोटा परिवार होगा तब वो सुखी रहेगा, कुछ कहते हैं कि नहीं परिवार बड़ा होगा तब सुखी, के सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे के कष्टों को मतलब सोच समझ करके दूर करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इसलिए इकट्ठे रहना चाहिए। कोई सुख ऐसा कहता है तो इस पर आपको वाद विवाद करना है इस टॉपिक पे, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार, पहले कोई एक पक्ष में बोलेगा फिर दूसरा विपक्ष में बोलेगा। चाहे अब ये आप चाहे तो दो बच्चे मिलकर बैठ के कर सकते हो, घर पे जैसे आप इकट्ठे होते होंगे बच्चे आपस में दोस्त मिलते हैं, या घर के सदस्यों के साथ आप एक टीम बना करके ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था वाद विवाद। अब इसका जो है 5वां भाग आता है कविता वाचन। कि हम जब कविता को बोलते हैं तो कैसे करेंगे, कविता वाचन। अब कविता का सस्वर वाचन मौखिक रचना का प्रमुख अंग है। अब एक तो हम कविता वैसे जो हम पढ़ रहे हैं देख के, जैसे कोई बच्चा जैसे ठीक है पढ़ता है, सर्दियों की ठंडी बुझी रात सुबह की मिट्टी सोने का ताज पहने ढलाती है, वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, ये पढ़ लेते हैं हम सिंपल। एक होता है हमें सस्वर पढ़ना, स्वर सहित जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम किसी भी कविता को समझने से पहले उसका वाचन किया जाता है। जब हम कोई कविता क्लास में भी पढ़ाते हैं ना, कोई दोहे समझा रही हूँ आपको मैं, कोई भी टीचर जो दोहे समझाता है या कोई कविता समझ, तो उससे पहले वो कविता को पढ़ता है, ठीक है। अब कविता वाचन करते समय भी हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कविता वाचन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कविता को समझना चाहिए, उसके फिर अनुभव करना चाहिए, फिर कविता का जो गायन है पूर्ण लय के साथ गाना चाहिए। अब दोहे तो हम गा कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कविता भी उसको भी जो है गाया जा सकता है। आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, जहाँ पे मतलब कविता में कुछ ऐसी पंक्ति है कि सुर ऊंचा जाना चाहिए, कहीं पे सुर नीचा आना चाहिए, कभी तेज तो कभी धीमी, कभी तीखी तो कभी करुणा से भी हुई होनी चाहिए। जैसे जैसे उसमें शब्द आते हैं उसी तरह से हमें अपने आवाज़ को रखना है। जहाँ श्रोता तालियां बजाएं वहाँ कविता की पंक्तियाँ दोबारा सुनाएं। कोई कविता बोल रहे हैं, बीच में कोई पंक्तियाँ ऐसी अच्छी लगती हैं तो उस कविता की वो पंक्तियाँ हमें दोबारा रिपीट कर देनी चाहिए, ये दोबारा बोलनी चाहिए। कविता के भावपूर्ण स्थलों को दोहराना चाहिए। कई कई पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिस पर हम दबाव डालना चाहते हैं तो उससे जो है 2 बार भी बोल सकते हैं। पंक्तियों के अंत में या बीच में कहाँ कितने विराम की अपेक्षा है इसका ध्यान रखना चाहिए। कहाँ हमने रुकना है, विराम में होता है रुकना, कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और कविता सुनाते समय आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। जिस शब्द पर आप अटकते हो उस शब्द को बोलने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। कोई कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, उसको बार बार बोल करके देखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं कविता आपको सुना रही हूँ, वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये कविता है अग्निपथ अग्निपथ, और इसके जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो उन्होंने अग्निपथ किसे कहा है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों। तो कवि क्या बताते हैं कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी मुश्किलें आएँ, हमें उन सब मुश्किलों को पार करते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये रास्ता जो है आग से भरे हुए, ये ज़िंदगी का रास्ता है आग से भरा हुआ है। आग से भरा मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ। हमें ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हंसते हंसते उन कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये कविता जो है बोली जाती है।
अब इसका दूसरा रूप आता है साक्षात्कार देना और साक्षात्कार लेना। साक्षात्कार देना और साक्षात्कार लेना। साक्षात्कार देना व साक्षात्कार लेना। अब बच्चों आप सोचोगे साक्षात्कार क्या होता है, जिसे हम दे भी सकते हैं और दे भी सकते हैं ना। तो साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। अब किसी व्यक्ति, आप टीवी में देखते होंगे, किसी को बिठा लिया जाता है अपने पास, फिर उसकी इंटरव्यू ली जाती है, तो उसे बोलते हैं साक्षात्कार। अब साक्षात्कार जो है इसके दो मुख्य रूप हैं। पहला है किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिष्ठित व्यक्ति का साक्षात्कार लेना। किसी भी क्षेत्र का कोई विशेष व्यक्ति होता है ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसका साक्षात्कार लेते हैं। तथा कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा ही इंटरव्यू ले लेता है, हमसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो होता है साक्षात्कार देना। ठीक है, दोनों ही दशा में अपनी योग्यता के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। चाहे हम किसी से साक्षात्कार किसी का ले रहे हैं या किसी को अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, दोनों दशाओं में हमारी योग्यता जो है वो दिखाई देती है। अब साक्षात्कार लेते समय भी किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो वो है साक्षात्कार में उबाऊ और औपचारिक बनकर के ना रह जाए। ऐसा नहीं है कि हम जिससे कुछ पूछ रहे हैं वो उसे अच्छा ही नहीं लगे और वो प्रश्न का उत्तर ही ना दें, ऐसा भी कुछ नहीं पूछना चाहिए। इसलिए उसमें रोचकता, सरसता, आत्मीयता और तल्लीनता लाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। नहीं, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो रोचक रहे, जो बातें हम पूछ रहे हैं वो खुद को, उनको भी पसंद आए, दूसरे लोग भी उसे पसंद करें। फिर विषय से संबंधित पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय के बारे में हम किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें तो पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम दूसरे से पूछ पाएंगे। फिर बातों में पूर्ण औपचारिक शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब विनम्रता से जो है वो बातें पूछनी चाहिए। उचित प्रश्न करने की कला टूट कर भय होनी चाहिए। जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, कुछ भी ऐसा गलत सा ना पूछ ले कि उसका भी अपमान हो और हमें भी अपमान सहना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब साक्षात्कार यदि देते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखना है। उचित वेशभूषा में सभी प्रमाण पत्रों को लेकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बैठना चाहिए। जब हमारा साक्षात्कार लेने के लिए, अभी टीवी पे देखो आप, 2-3 बंदों को बिठा दिया जाता है, फिर उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है और वो कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आप रोज देखते ही होंगे। तो इस तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठना चाहिए। नम्रतापूर्वक सबका अभिवादन करना चाहिए। यदि बैठे कोई और सामने बैठा है, हम साक्षात्कार दे रहे हैं, तो उनका भी अभिवादन करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रसन्नतापूर्ण मुद्रा में देने चाहिए, बहुत खुश होकर के देने चाहिए। जैसे हंस हंस के उत्तर दिए जाते हैं, आपने बहुत बार देखा है। सब कुछ आजकल तो टीवी में सारा दिखाते हैं बच्चों, उसमें से देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाता है। अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था ना कि बहुत अधिक बोलने से व्यर्थ के शब्द जो है मुझसे निकल जाते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र में जितना हो सके कम बोलना चाहिए। तो साक्षात्कार देते समय ज़्यादा शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। साक्षात्कार करने वालों की बातों को ना काटकर अपने तर्क पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूछ रहा है, पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, उसे बीच में ही नहीं काट देना चाहिए, उसके बाद हमें जो है अपने आगे की बात करनी चाहिए। तो बच्चों ये होता है साक्षात्कार लेना हुआ, साक्षात्कार देना। तो ये हो गया। अब इसका आगे जो टॉपिक आता है वो है संवाद वाचन। अब संवाद क्या होता है बच्चों, जो आपस में हम बातचीत करते हैं, दो लोग बातचीत कर रहे हैं। अब संवाद लेखन आपके जो है सिलेबस में भी है कि आप परीक्षा भवन से हिंदी की परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे हो, तो दो बच्चे आपस में क्या संवाद करेंगे, तो वो सोचना होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों का ही संवाद हो। इसमें संवाद में भी ये पूछा जाता है कि बगीचे में खिले फूल और माली के बीच का संवाद लिखिए। आपको अपनी कल्पना के आधार पर जो है संवाद लिखने हैं। किसी विषय पर आधारित दो व्यक्तियों में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद वाचन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसकी भावानुरूप प्रस्तुति, यानी वो अपने भावों को प्रस्तुत करे। संवादों के माध्यम से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है। इसमें भी है ना, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अंक बताए जा रहे हैं। संवाद में अपने मन के भावों को सरलता से प्रकट कर सके, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है।
संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए, ठीक है। पात्र को निर्देशानुसार हाव भाव को लाने का प्रयास करना चाहिए। मान लो कोई बात हम कर रहे हैं तो कई बार ऐसी बात होती है कि हाव भाव हम बाहर निकल रहे हैं, दो बच्चे हिंदी का टेस्ट क्या करेंगे, अरे यार तेरा पेपर कैसा हो गया, दूसरा कहेगा मेरा अच्छा नहीं हुआ, तीसरा हाँ मेरा भी इतना अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें हमारे जो मन के भाव हैं वो भी प्रकट होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और संवादों को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। संवाद कथन में आरोह अवरोह का यानी उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भावानुकूल आवाज़ में कोमलता व कठोरता होनी चाहिए। अब तो ये था संवाद लेखन। संवाद जो है, मान लो ये पूछा जाता है ना कि दो विद्यार्थियों के पेपर देकर के कक्षा से बाहर जाने पर आपसे संवाद को लिखिए, तो आपने पहले तो दिया ना दो विद्यार्थी, तो बच्चों आपको एक तो जो संवाद लिखना होता है उस संवाद को पूरे अनुच्छेद में पूरा पैराग्राफ में भी लिखना। इसमें मान लीजिए ना दो विद्यार्थी, ठीक है, दो विद्यार्थी जिनका दोनों का संवाद है, तो आप बार बार लिखोगे पहला विद्यार्थी, फिर वो बोला, दूसरा विद्यार्थी बोला, हमें इसी तरह से लिखना है। हम ये लिख देंगे माना पहला विद्यार्थी राम, दूसरा विद्यार्थी मोहन, ठीक है। अब आप इनका संवाद आपस में लिख लोगे। आपने कैसे लिखा, जैसे बात करते हैं राम, अरे मोहन तुम्हारा पेपर कैसे हुआ, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। अब बच्चे क्या बोलते हैं आपस में, कैसे आप जवाब देते हैं। मोहन क्या करेगा, अरे यार आज का तो पेपर ही बड़ा कठिन था, अरे यार कहते आज का तो पेपर ही बड़ा कठिन था, मेरा पेपर तो अच्छा नहीं हुआ। और तब दोबारा से राम क्या बोलते हैं मुझे, अरे आज तो मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने हिंदी की बहुत तैयारी की थी, फिर भी पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो मोहन, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे आ गए जो कि हमारे सिलेबस से संबंधित नहीं थे, यानी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थे, इसीलिए तो मैं ढंग से कर नहीं पाया। तब फिर दोबारा से राम कहेगा हाँ यही लगता है, तभी मेरा भी जो है ना लिखने का रहा नहीं कि मैं भी उन प्रश्नों का उत्तर ढंग से नहीं दे पाया, पर मैंने फिर भी कोशिश तो बहुत की है, लिखा तो है, अब देखो वो ठीक होगा या गलत होगा। तो इस तरह से ये संवाद होते हैं। आपको संवाद में 5-5 पंक्तियाँ लिखनी होती हैं कि 5 बार तो राम बोले और 5 बार श्याम, तो इस तरह से संवाद जो है वो करना होता है। तो बच्चों अब ये हमारा 2 टॉपिक हमने कर लिए, साक्षात्कार देना तथा संवाद वाचन। अब अगला टॉपिक आ जाता है कार्यक्रम प्रस्तुति, यानी ये भी जो है अपने वाचन कला को सुदृढ़ रूप देने के लिए कार्यक्रम को, किसी कार्यक्रम को हम यदि प्रस्तुत करते हैं तब वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो है स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है तो उसको हमने प्रस्तुत करना है। तो बच्चों ये कार्यक्रम